हाँ बच्चों, हम लोग अब यहाँ आज नेत्र लेंस की संरचना पढ़ेंगे। मानव नेत्र की संरचना। तो इसका चित्र जो है पहले से देखो हमने बनाया है और हाथ से हमने चित्र बनाया है। मान लीजिए कहीं कुछ टेढ़ा मेढ़ा है तो उसको जो है संरचना के हिसाब से हम समझेंगे। टेढ़ा है तो उसकी कोई बात नहीं। तो मानव नेत्र, मानव नेत्र, ठीक, ह्यूमन आई, ह्यूमन आई, ठीक। तो एक सामान्य बात है कि मानव नेत्र जो है वो फोटोग्राफिक कैमरे के समान कार्य करता है। फोटोग्राफिक कैमरे के समान कार्य करता है। हम सरसरी तौर पर थोड़ा सा इसका परिचय पहले बता दे रहे हैं। तो नंबर 1, मानव नेत्र कैमरे के समान कार्य करता है। बहुत सामान्य बात है ये, ठीक। लेकिन ये जो आधुनिक कैमरे हैं इनके हिसाब से नहीं भाई, जो पुराने कैमरे थे उनके हिसाब से ये बात है। तो मानव नेत्र कैमरे के समान कार्य करता है। दूसरी बात, इसमें उत्तल लेंस, ठीक, और लचीला या लचीला उत्तल लेंस होता है, ठीक। तीसरी बात, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक। चौथी बात, रंगों की पहचान होती है, ठीक। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो उल्टा भी कर दो, उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं, ठीक। ये इतना जो है ये कुछ बातें हैं। लचीला यहां हमने लिख दिया। लचीला का मतलब हो गया कि इसकी फोकस दूरी बदलती रहती है आवश्यकता अनुसार। जितनी आवश्यकता होती है उसी हिसाब से इसकी फोकस दूरी बदलती रहती है। तो इतनी बातें ये मुख्य रूप से हमको पहचान में रखना है। और जो है अब हम लोग संरचना में एक एक भाग की संरचना इसकी अब हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें रचना, रचना में क्या भाग, पार्ट क्या है इसके। तो नंबर 1, इसके चारों तरफ नेत्र को आकार देने के लिए, नेत्र को मजबूती देने के लिए, जिससे कि यह बाहर से दबे ना कोई दबाव पड़ने पर। तो सबसे पहले बाहर होती है दृढ़ पटल,
दृढ़ पटल। ठीक, दृढ़ पटल का काम क्या होता है? यह आंख को निश्चित आकार देती है। आंख को निश्चित आकार। ठीक, ये दृढ़ पटल है, एकदम बाहर कुछ बैगनी रंग की। ठीक, चारों तरफ। तो इसका काम हो गया निश्चित आकार देना। दूसरा इसमें है, इसके नीचे रक्तक पटल, लाल रंग की जो है बीच में, रक्तक पटल। ठीक, रक्तक पटल क्या करती है? ये बाहर से न कोई प्रकाश अंदर जाने देती है और न अंदर का प्रकाश ये परावर्तित होने देती है, यह अवशोषित कर लेती है। अंदर या बाहर के प्रकाश को अपने ऊपर पड़ने पर अवशोषित कर लेती है। जिससे क्या होता है फायदा? कि नेत्र लेंस में अलग कोई प्रकाश की क्रियाएं नहीं होने पाती हैं। नेत्र में प्रतिबिंब बनना है, प्रतिबिंब बने, लेकिन इधर उधर प्रकाश किरणें कोई नया प्रतिबिंब, अन्य कोई प्रभाव न डाल पावे। इससे बाहर से अगर प्रकाश मान लीजिए किसी तरीके से जाता है तो उसको अवशोषित कर लेती है, अंदर से प्रकाश अगर वहां जाता है उसको भी अवशोषित कर लेती है। ठीक, अब इसके बाद ये रक्तक पटल हो गई। तब क्या आया? सबसे अंदर में रेटिना आया। रेटिना। ठीक, रेटिना का क्या काम है? जिस तरीके से लेंस में पढ़े हो कि प्रतिबिंब पर्दे पर मिलता है या बनता है, उसी तरीके से आंख के लिए जो रेटिना है वो पर्दे का काम करता है। इसी पर्दे पर, इसी रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना काम हो गया, इस पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक, अब इस पर एक जो है बिंदु छूट गया है, पीत बिंदु होता है। रक्तक पटल और ये पीत बिंदु, ये पीत बिंदु, और यहां है अंध बिंदु। अंध बिंदु। रेटिना पर कुछ क्षेत्रफल, कुछ स्थान ऐसा होता है कि जहां प्रतिबिंब अगर बनता है तो वो पूरी तरीके से स्पष्ट दिखाई देता है। उसी रेटिना पर जो पीत बिंदु है उसी पर बना प्रतिबिंब हम साफ साफ देखते हैं, प्रतिबिंब के बारे में जान जाते हैं। तो अगला जो है इसमें कर दिया जाए पीत बिंदु। ठीक, रेटिना के
पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट होता है। इसके बाद क्या है, तब फिर अगला स्थानिक होता है अंध बिंदु। अंध बिंदु, अंध बिंदु क्या है? इतना तो ये क्या पीत बिंदु था, ये अंध बिंदु है। अंध बिंदु मतलब ये हो गया कि रेटिना को छेद करके जहां से तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, रेटिना का वो स्थान जिसको छेद करके तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, प्रतिबिंब के बारे में जानकारी पहुंचाती हैं, तो वो स्थान ऐसा होता है कि वहां प्रतिबिंब अगर बनेगा तो एकदम नहीं दिखाई देता। ठीक, इसीलिए उसको अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट भी कहा जाता है। इस बिंदु पर बना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। यहां प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है, तंत्रिकाएं यहीं से मस्तिष्क को जाती हैं। इसी स्थान से तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती है। ठीक, अब फिर क्या है, इसमें दो तरीके की पेशियां होती हैं, मसिल्स दो तरीके की, और बहुत स्पेशल काम है उनका। अब चलो इन पर आ जाया जाए तो 6वां नंबर सिलियरी पेशियां हैं। देखो यहां लेंस है, यहां ये कुछ एक ब्राउन कलर कह लो, और यहां दोनों तरफ जहां उंगली हम रख रहे हैं, ये दोनों सिलेरी पेशियां हैं। यही लेंस को टांगे रहती हैं अपने बीच, और इनका काम क्या है, ये फैल कर और सिकुड़ कर लेंस की फोकस दूरी को दबाव घटा बढ़ाकर बदला करती हैं। तो जो सिलेरी पेशियां होती हैं उनका काम क्या है, खुद फैल सिकुड़ कर लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करती हैं। बड़ा महत्वपूर्ण काम है ये। स्वयं फैल कर या सिकुड़ कर लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करती
हैं। बड़ा महत्वपूर्ण काम है इनका। ठीक, इसके बाद अगली पेशियां हैं 7वां, आइरिस पेशियां। ठीक, आइरिस पेशियां, इनका काम क्या होता है? लेंस के पहले होती हैं और लेंस पर प्रकाश को जाने के लिए ये मार्ग देती हैं। लेंस के पहले होती हैं और लेंस पर प्रकाश को जाने के लिए मार्ग देती है। ठीक, ये दो पेशियां हो गई। इसके बाद 8वां लेंस। ठीक, लेंस, लेंस भाई बहुत महत्वपूर्ण है, लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनता ही है। तो यह लचीला उत्तल लेंस होता है जिसकी अंदर की ओर वक्रता त्रिज्या अधिक नहीं कम और बाहर की ओर अधिक। अंदर की वक्रता त्रिज्या कम होती है और बाहर की ओर अधिक। कहने मतलब सामने से देखने पर लेंस का आकार एकदम सुडौल नहीं होता है। लचीला उत्तल लेंस, लचीला उत्तल लेंस जिसकी भीतर की ओर वक्रता त्रिज्या कम व बाहर की ओर वक्रता त्रिज्या अधिक होती है। ठीक, इस तरीके से लेंस लचीला है, इसकी वक्रता त्रिज्या अंदर की ओर कम होती है और बाहर की ओर वक्रता त्रिज्या अधिक होती है। ठीक, अब इतने के बाद अब जगह कम है, अब इसको मिटाने के बाद तब फिर बची चीजें दोबारा।
अब अगला हिस्सा इसका नेत्र लेंस का आइरिस पेशियां हो गई। अब पुतली, तो 9वां हिस्सा इसका पुतली। देखो पुतली कोई रचना नहीं है, ये आइरिस पेशियों के बीच का खाली स्थान है, खाली स्थान है और इसी को पुतली कहा जाता है। ये काली दिखाई देती है इसलिए कि अंदर में कोई प्रकाश नहीं होता है, प्रकाश बाहर से ही जा सकता है, अंदर में कोई प्रकाश नहीं होता है। तो आइरिस पेशियों के बीच के खाली स्थान को पुतली कहते हैं। आइरिस पेशियों के बीच के स्थान रिक्त कर दें यहां को पुतली कहते हैं। इसका आकार घटता बढ़ता है। ठीक, इसका आकार घटता बढ़ता है। इसके बाद 10वां हिस्सा है इसका कार्निया। कार्निया, ठीक, कार्निया क्या है? यह नेत्र का सबसे आगे का उभरा हुआ भाग है। नेत्र का सबसे आगे का उभरा भाग है और ये पारदर्शी भी होता है। पारदर्शी नहीं रहेगा तो बाहर से प्रकाश कैसे इसके अंदर जाएगा? तो ये नेत्र का सबसे आगे का भाग है जो उभरा हुआ होता है। अब नेत्रोद 11वां, नेत्रोद। नेत्रोद क्या है? ये तो कार्निया हो गया। कार्निया और लेंस के बीच द्रव को नेत्रोद कहते हैं। कार्निया व लेंस के बीच के उभरे भाग को नेत्रोद कहते हैं। इस तरीके से लगभग सभी पार्ट इसके नेत्र के हो गए और इनको चित्र के द्वारा ही इसकी रचना ज़्यादा समझाई जा सकती है और चित्र बनाने पर ही एग्जाम में नंबर भी मिलता है। लिखने पर अगर चित्र नहीं बनाए हो तो 4 नंबर का है 1 नंबर मिल गया, 3 नंबर का है 1 नंबर मिल गया। इसलिए लाइट वाले हर हेडिंग में, हर प्रकरण में प्रतिबिंब बनना हो या कुछ होना हो तो उसमें चित्र जरूरी है। बिना चित्र के इसका उत्तर अधूरा रहता है। इसलिए आप लोग बढ़िया से चित्र बनाने का अभ्यास कर लीजिए। सबके नाम लिखे रहेंगे तो नाम लिखने के बाद उनके बारे में कुछ न कुछ लिख दोगे जितना हमने समझा दिया। ठीक।
इस तरीके से ये नेत्र की संरचना हो गई, मानव नेत्र की संरचना। ठीक।